हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। ऑडियो वीडियो सही है? हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो। गुड मॉर्निंग सुखराम जी। न्यू न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास में, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट न्यू आ रहे हैं बाकी क्लासेस को देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लासेस को देख लेना। वॉइस क्लियर है? ओके। गुड मॉर्निंग जयदेव जी। चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स फ्री बाई विद आंसर 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड, यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम फैमिली लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं और सोर्सेज एंड स्कूल ऑफ हिंदू लॉ हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि यदि कोई स्टूडेंट आना चाहे तो आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फैमिली लॉ में हम सोर्सेज एंड स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज ही हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा और इसके अलावा हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो उसको देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लासेस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला है, जब हम हिंदू लॉ के सोर्सेज का पता लगाने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड का। और इंडियन सिविलाइजेशन भी क्या है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसका रीजन कहाँ से हुआ है? फ्रॉम पीरियड व्हेन रिटन मटेरियल वाज नॉट अवेलेबल, कि उस टाइम से ये इसका रीजन हुआ है जब आपका रिटन मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं था। एंड मोस्ट कम्युनिकेशन वर ऑरल। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन जो है वो यूनिट 4 को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 एंड 5 पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ यूनिट तो इजी, मतलब छोटी है, थोड़ा सा माइनर लॉ भी है उसमें। ठीक है, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला हिंदुइज्म के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो, नहीं सारे कर दिए हैं। ठीक है, सब कर दिए हैं। हाँ, नोट्स के बीच में आप देखना। ठीक है, नोट्स के बीच बीच में देखना, फुल टॉपिक जो है वो अपलोड हो गए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूएनओ के आर्टिकल है। ठीक है, जो केस लॉज आपको बताए गए थे वो हैं। और ऑर्गन वगैरह या ठीक है, ये सब जो है वो तो इजी ही है और आते हैं, लेकिन थोड़े से आर्टिकल पर ध्यान देना। ठीक है, यूएनओ के। चलो, ठीक है, तो हिंदुइज्म जो है आपका वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन सिविलाइजेशन भी है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इट ओरिजिन फ्रॉम अ पीरियड व्हेन रिटर्न मटेरियल, ये तब से ओरिजिन हुआ है इसका जब रिटर्न मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं था। और कम्युनिकेशन, मोस्ट कम्युनिकेशन जो है वो क्या की जाती थी? ऑरल तरीके से जो है की जाती थी, मौखिक रूप से जो है वो की जाती थी। हिंदुइज्म इन द एंशियंट पीरियड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। हिंदुइज्म में कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करा गया था, कोई भी ऐसा अंतर नहीं करा गया था कि ये पर्टिकुलर लॉ होता है, ये पर्टिकुलर मोरालिटी होती है, या पर्टिकुलर रिलीजन होता है। ठीक है, कि जितना भी आपका लॉ था या रूल रेगुलेशन थे वो धर्म को बेस्ड थे। ठीक है, ये दे वर ऑल द सेम बैक देन विच वॉज कॉल्ड धर्मा। ठीक है, वे उसी समय जो है वो वही थे जिसे धर्म कहा जाता है। ठीक है,
और 3 सोर्स है धर्मा के। तो सबसे पहले श्रुति, बेसिकली द वेदास। स्मृति विच मीन द मेमोराइज वर्ड, ठीक है, स्मृति माने याद रखा गया, स्मरण रखा गया। श्रुति बेसिकली क्या है, वेदास, ठीक है, जो कि हम वेदों में, श्रुति मैंने सुनना, जो कि ऋषि मुनियों ने कुछ कहा था और उनको बाद में वेदों में जो है वो उल्लेखित कर दिया गया। स्मृति माने जो कि मेमोराइज रखा गया, मेमोराइज विच मीन द मेमोराइज वर्ड। सदाचार मीन स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस। सदाचार जिसका अर्थ क्या है, नैतिकता और न्याय के मानक है। और सोर्सेज क्या है हिंदू लॉ के, विच आर एप्लीकेबल इन अ कोर्ट एज अ हिंदू लॉ is based upon Shruti, Smriti, commentaries and digest and judicial decision, legislative enactment, custom and rule of equity, justice and good conscience। हमारे ये सब क्या है, सोर्सेस हैं किसके, हिंदू लॉ के। सोर्सेस है हिंदू लॉ के विच आर अप्लाइज, सॉरी विच आर एप्लीकेबल इन अ कोर्ट, की सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ जो है वो आके एप्लीकेबल होते हैं कोर्ट में एज अ हिंदू लॉ के बेस पर, ठीक है। सबसे पहले श्रुति मीन सुनना, स्मृति माने स्मरण रखना, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट मीन टिप्पणियां और डाइजेस्ट, और जुडिशियल डिसीजन न्यायिक निर्णय, और लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, कस्टम और रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज। श्रुति माने टू हर्ड, ठीक है, एक मिनट। श्रुति माने सुनना, जो कि जब रिटर्न मटेरियल कोई था नहीं, अवेलेबल नहीं था, तो प्राइमरी वे क्या था कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, नॉलेज, अपने नॉलेज को ऑरली तरीके से जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता था, ठीक है, कि ऑरली तरीके से जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता था। ऑरली वाइसेस टू देयर फैमिलीज एंड डिसिप्लिन्स विच सप्लीमेंटेड इट एंड कैरिड इट फॉरवर्ड। श्रुति जो है वो श्रुति के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो है वो श्रुति में आती हैं, 4 वेदा हैं। ओरिजिनली 3 वेदा थे, कौन कौन से, ये आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और अथर्ववेदा को बाद में, बहुत बाद में जो है वो जोड़ा गया था। ऋग्वेद को कंसीडर किया जाता है ट्री ऑफ विच ऑफ ऑफशूट आर यजुर्वेदा एंड सामवेद। ऋग्वेद को एक पेड़ माना जाता है जिसकी शाखाएं कौन क्या क्या है, यजुर्वेद और सामवेद है। वेदास डिस्क्राइब हिंदू सोसाइटी मेड अप पैट्रियार्टिकल फैमिली, ठीक है, कि वेदों में पितृ सत्तात्मक परिवारों से जो है वो बने हिंदू समाज का वर्णन जो है वो किया गया, यानी कि वेदों में डिस्क्राइब करा गया है कि हमारी हिंदू सोसाइटी किस तरह से बनी थी, और ईच फैमिली को कंसीडर किया जाता है एक यूनिट, ठीक है। और जो भी यूनिट या सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता था उसे गृहपति जो है वो कहा जाता था। ओरिजिनली दे वर ओनली फर्स्ट 3 वेदा, ठीक है, याद समझ आ रहा है, ये आपने पहले भी करा होगा, ठीक है, यदि आपने पहले कभी मेरी क्लास अटेंड करी हो तो ओरिजिनली जो है वो आपके 3 वेदा थे। अथर्ववेद को लास्ट में जो है वो ऐड किया गया था। ऋग्वेद उसमें सबसे ओल्डेस्ट और एक ट्री कंसीडर किया जाता है, और यजुर्वेद और सामवेद उसकी शाखाएं जो है वो कंसीडर करी जाती थी, ठीक है। वेदास डिस्क्राइब हिंदू सोसाइटी मेड अप अ पैट्रियार्टिकल फैमिली एंड ईच फैमिली वाज कंसीडर अ यूनिट, और ईच फैमिली को कंसीडर किया जाता है एक यूनिट। स्मृति विच इज रिमेम्बर, जैसे कि याद किया जाता है। द सेकेंड सोर्स है हिंदू लॉ का, विच इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर लाइक श्रुति, which are authorless because they are transmitted and supplemented solely through the generation, ठीक है, कि आपका स्मृति में ने याद रखा गया, याद किया गया, ठीक है। लगन कहां पर है लगन, हाँ, अच्छा, ठीक है, इतना सिंपल सा याद रखना, अरे इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो, कि जो सबसे मतलब एक फैमिली को यूनिट कंसीडर किया जाता था, और जो हेड ऑफ फैमिली होता था उसे गृहपति जो है वो कंसीडर किया जाता था। गृहपति मतलब कि जो मेन मेंबर है, यानी कि जो हेड है, जैसे हमारी फैमिली में हमारे फादर है ना, उनको, ठीक है। दूसरा है आपका स्मृति विच इज रिमेम्बर, जिसे याद रखा गया, श्रुति में बोला गया था और स्मृति में याद रखा गया। सेकेंड सोर्स क्या है हिंदू लॉ का, which is a body of text which can be attributed to an author like unlike श्रुति which are authorless, ठीक है, कि श्रुतियों के विपरीत लेखकहीन है, क्योंकि वे केवल पीढ़ियों के माध्यम से जो है वो प्रसारित और पूरक की गई थी, यानी कि इनको ट्रांसमिट किया गया है, सप्लीमेंटेड सोली थ्रू द जनरेशन।
So there are the many Smriti, but well known Smriti is a Manu Smriti. सबसे oldest, सबसे first और oldest यानी कि पुरानी स्मृति कौन थी? मनु स्मृति थी। और मनु स्मृति को रिटर्न किया गया था, लिखा गया था मनु के द्वारा, but was supplemented further by generation because writing was not intended and it was transmitted orally। ठीक है कि सबसे पहले मनु स्मृति को लिखा तो मनु के द्वारा गया था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जो है वो इसको इन्वेंट करा गया था तो ये रिटर्न में नहीं था, और ओनली ऑरल तरीके से, वर्बली तरीके से जो है वो मौखिक रूप से जो है वो प्रेषित किया गया था। मानव स्मृति gave the Brahmins an eminent position in the society and there was not any right for the women and Shudras। कि ब्राह्मणों को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया और महिलाओं को शूद्रों के लिए जो है वो महिलाओं या शूद्रों को कोई अधिकार जो है वो नहीं दिया गया था। यानी कि मनु स्मृति के बारे में सिंपल सा इतना याद रखना है, याद रह जाता है, और इससे पहले भी आपने फैमिली लॉ डिस्कस किया होगा तो बहुत इजी तरीके से। ठीक है, मनु स्मृति ओल्डेस्ट स्मृति थी। ठीक है, और जिसमें ब्राह्मणों को बहुत अच्छा स्टेटस जो है वो दिया गया था। ठीक है, और वुमेन अंशुद्रा को जो है वो कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो आपकी रिटन बिटवीन द पीरियड ऑफ बुद्धा एंड विक्रमादित्य, बुद्ध और विक्रमादित्य के काल के बीच में जो है वो लिखी गई थी। इट वाज सिस्टमैटिकली, इसमें सिस्टमैटिकली और कंसाइज रूप से अरेंज किया गया था। मनु स्मृति, जो मनु स्मृति थी उससे भी ज्यादा अच्छी और सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो अरेंज करी गई थी आपकी यज्ञवल्क्य स्मृति। मनु स्मृति थोड़ी सी जो है जैसे ब्राह्मणों को बहुत उच्च स्टेटस दिया गया था, लेकिन वुमेन और शूद्रों को कोई स्टेटस नहीं दिया गया था। तो मनु स्मृति के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी थी, और इसमें वुमेन्स को भी राइट दिए गए कि वो इनहेरिट कर सकती हैं और होल्ड कर सकती हैं प्रॉपर्टी, एंड ऑल्सो गिव अ बेटर स्टेटस टू द शूद्रा देन द मनु स्मृति। और इसके अलावा जो है वो मनु स्मृति की तुलना में शूद्रों को बेहतर दर्जा जो है वो दिया गया। अब है आपका नारदा स्मृति। नारदा वॉज अ नेपाली सेज। ठीक है, कि नेपाल के एक ऋषि थे। ठीक है, नारद जो है वो आपके नेपाल के एक ऋषि थे, और इस स्मृति में हम देख सकते हैं कि वह बहुत व्यापक थे। और यज्ञवल्क्य एंड मनु, because in this smriti he considered a widow remarriage and women holding property, and also यहाँ पर बोला कि इस, जैसे कि हमने मनु स्मृति में देखा कि मनु स्मृति में हमने देखा ना कि महिलाओं और शूद्रों को स्टेटस नहीं दिया गया। फिर यज्ञवल्क्य स्मृति थी जिसमें महिलाओं को भी जो है वो राइट दे दिया गया प्रॉपर्टी का। ठीक है, कि राइट टू इनहेरिट दे दिया गया कि महिलाएं भी अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती हैं। और नारदा स्मृति जो कि और ज्यादा इसका बहुत अच्छा स्कोप था, इसमें विडो रीमैरिज की बात उठी, और इसके अलावा वुमेन जो है वो होल्ड कर सकती हैं प्रॉपर्टी, और इसके अलावा ये सब, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला जो कि संपत्ति रखने वाली एक महिला आदि को मान्यता दी गई, और उन्होंने ये भी माना कि राजा द्वारा बनाया गया कानून जो है वो स्मृति में प्रदान की गई विधि से अधिक है। और इस स्मृति में दलीलों, गवाहों के साक्ष्य के बारे में नियम भी निर्धारित किए जिनका उल्लेख पिछली स्मृतियों में बिल्कुल नहीं किया गया था। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता सकते हैं। ठीक है, ये आपकी है नारदा स्मृति। अब है आपकी कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। तो वेदास का हाईएस्ट सोर्स क्या है? धर्म। वेदों का सर्वोच्च स्रोत क्या है? धर्म। all the smriti are considered also considered as a ठीक है, पर अमाउंट इंपॉर्टेंस की सभी स्मृतियों में को भी सर्वोपरि महत्व जो है वो माना जाता है, और इसमें कानून जो है वो शामिल है, और इट कंटेन लॉ। बट द प्रॉब्लम इज द स्मृति हैज कॉन्फ्लिक्टिंग टेस्ट। ठीक है, कि स्मृतियों की परस्पर विरोधी परीक्षाएं जो है वो होती हैं। उदाहरण के लिए मनु स्मृति में महिलाओं और शूद्रों को स्टेटस नहीं दिया गया था, कि मनु स्मृति डज नॉट गिव द राइट टू वुमेन एंड शूद्रस, बट यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारदा स्मृति में राइट दिए गए वुमेन को अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करने की प्रॉपर्टी जो है वो रख सकते हैं। एंड देयर वाज अ कंफ्यूजन, बोला है फिर भी जो है वो कंफ्यूजन थी कि कुछ लोग जो है मनु स्मृति को मानते थे, कुछ नारदा स्मृति को मानते थे, कुछ यज्ञवल्क्य स्मृति को मानते थे। इसलिए समाज में भ्रम था कि किसका अनुसरण जो है वो किया जाए, क्योंकि विरोधाभासों के बावजूद सभी को सर्वोच्च जो है वो माना जाता था।
इसलिए किसी को दूसरे पर जो है वो नहीं चुना जा सकता था, ठीक है। और इसलिए थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई कि किसको चुने किसको नहीं चुने, कि कुछ लोग जो है वो मनुस्मृति को मानने वाले थे। अब देखो कि मनुस्मृति में हमने बात करी कि वुमेन और शूद्रों को स्टेटस नहीं दिया गया था, ठीक है। और फिर मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति आई, उसमें जो है वो वुमेन्स को प्रॉपर्टी होल्ड करने का जो है वो राइट दे दिया गया। और नारद स्मृति में तो फिर बहुत ज्यादा और ज्यादा स्कोप जो है वो ऐड कर, मतलब वुमेन जैसे रीमैरिज कर सकती हैं, ढेर सारे जो है वो राइट दिए, ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है अजय देव जी? रेखा जी गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो गए, 10:18 हो गए। हर्षा जी, किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। अब है आपकी कमेंट्री स्टर दैट द पर्पस वाज टू इनकॉर्पोरेट द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, ठीक है। जब ज्वाइन किया हुआ जब ज्वाइन किया तो हुआ ही नहीं, अच्छा नहीं हुआ। कभी कभी ना ऐप में भी दिक्कत आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कमेंट्री एंड डाइजेस्ट का पर्पस क्या है? इनकॉर्पोरेट करना ट्रू मीनिंग ऑफ टेक्स्ट यूनिफॉर्मली बाय रिमूविंग ऑल कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कि ऑल कॉन्ट्राडिक्शन जितनी भी है वो रिमूव हो जाएं। और इसलिए जो है मनुस्मृति से रिलेटेड जैसे पूरा हौच पौच बना हुआ था कि कुछ कुछ लोग जो है वो मनुस्मृति को मान रहे थे, कुछ जो है वो नारद को मान रहे थे। इसलिए जो कमेंट्री, ठीक है, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट का मेन पर्पस क्या है कि ट्रू मीनिंग को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना, कि दीज टेक्स्ट यूनिफॉर्मली बाय रिमूविंग ऑल कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कि टिप्पणियों ने उस उद्देश्य की सेवा की और उद्देश्य सभी विरोधाभासों को दूर करके जो है वो समान रूप से इन ग्रंथों के साथ के सही अर्थ को जो है वो शामिल करना था। और द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज क्या कौन कौन सी है? मिताक्षरा एंड दया भागा। देखो कमेंट्रीज जो बनाई गई, इसका मेन पर्पस क्या था कि हम एक टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट मतलब जैसे हम अपनी बुक्स को पढ़ते हैं ना, उस तरीके से जो है यूनिफॉर्मली तरीके से जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट में, और रिमूव किया जाए ऑल कॉन्ट्राडिक्शन को यूनिफॉर्मली बाय रिमूविंग ऑल कॉन्ट्राडिक्शन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज कौन कौन सी है? मिताक्षरा एंड दया भागा। मिताक्षरा, द लिटिल मीनिंग ऑफ मिताक्षरा क्या है? एक ब्रीफ कंपेंडियम है, ठीक है, एक ब्रीफ कंपेंडियम है। और मिताक्षरा इज अ कमेंट्री बाय विजनेश्वरा और यज्ञवल्क्य स्मृति which was written in the later half of the 11th century। मिताक्षरा का शाब्दिक अर्थ है एक संक्षिप्त सार संग्रह है, और मिताक्षरा यज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है वो विजनेश्वर की एक टिप्पणी है, और इसे 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है वो लिखा गया था, ठीक है। कि मिताक्षरा जो इसका लिटरल मीनिंग है एक ब्रीफ कंपेंडियम, ठीक है, एक ब्रीफ कंपेंडियम। और मिताक्षरा इज अ कमेंट्री है बाय विजनेश्वरा और यज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि कब लिखी गई थी? 11th सेंचुरी के बाद जो है वो लिखी गई थी। 11th सेंचुरी द कंट्री हैज डिवाइडेड इनटू स्टेट। 11वीं शताब्दी तक जो है वो देश को राज्यों में विभाजित जो है वो कर दिया गया था। और ईच स्टेट हैड इट्स ओन कस्टम, की और प्रत्येक राज्य के अपने रीति रिवाज थे। और कभी कभी उन रीति रिवाजों में स्मृति और श्रुतियों जैसे प्राचीन स्रोतों की तुलना में को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जनता श्रुतियों और स्मृतियों को पूरी तरह से जो है वो अनदेखा करने के विचार के लिए असहमत नहीं थी। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग संप्रदाय अस्तित्व में आए, ठीक है। और इसलिए बोला है ईच स्टेट हैज ओन कस्टम, अपने अपने स्टेट का अपना कस्टम होता है ना। आप यदि बात करें कि स्टेट ऑफ राजस्थान की, स्टेट ऑफ गुजरात की अपनी अपनी स्पेशलिटी है ना, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, ठीक है, जो अपने कपड़े पहनने का तरीका है, वो सब कुछ चेंज होता है। तो बोला कि सम टाइम दोज कस्टम विद द मोर इम्पोर्टेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, एंशिएंट सोर्स लाइक स्मृति एंड श्रुति। But at the same time, the place at a large and was not okay with the idea of ignoring the Shruti and Smriti altogether. So different sampradaya come into being for the different release. देखो, we could majorly divide into 5 category which are now known as a 5 school of Hinduism.
कि अब हिंदू धर्म के 5 स्कूलों के रूप में से जाना जाता है। सबसे पहले मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़ स्कूल और महाराष्ट्र स्कूल और बंगाल स्कूल। ठीक है, कि मिताक्षरा and various other commentary inspired by it were prevalent in the first 4 school, but in the Bengal school Daya Bhaga was a prevalent source of the Hindu law। ठीक है, देखो कि सबसे पहले बोला है ये जो आपके 4 स्कूल है ना, मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़ स्कूल, यहाँ पर कौन सा आपका दया मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा जो है वो मिताक्षरा एंड वेरियस अदर कमेंट्री जो है वो इंस्पायर्ड थी इन स्कूल से। ये जो आपके 4 स्कूल बताए। एंड जो लास्ट बंगाल स्कूल था जो कि दया भागा वाज प्रिवेलेंट सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। दया भागा written by Jamat Vahan in the later half of the 12th century. It is not commentary on the specific Smriti and Shruti. What it is a digest of all the codes। ठीक है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिमत वाहन द्वारा लिखित एक विशिष्ट स्मृति या श्रुति पर जो है वो टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह जो है वो सभी संहिताओं को पहचानने का काम जो है वो करती है। ठीक है, सिंपल सा। दया भागा क्या है, जो कि रिटन बाय जुम्मत वाहन है। ठीक है, सिंपल सा, इतना याद रख, रिटन बाय जुम्मत वाहन। ठीक है, बस इतना। और लेटर हाफ ऑफ द 12th century, मिताक्षरा बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ द, यहां पर बोला कि जो मिताक्षरा था जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यहां पर हम डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगी। देखो यहां तक बताइए, समझ आ गया? ठीक है, सबको समझ आ गया? कहीं किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, दोबारा से बताना हो, ठीक है, दोबारा से रिपीट करवाना हो तो बता दो, अभी अभी बता दो। ठीक है, अब मिताक्षरा एंड दया भागा में क्या डिफरेंस है? मिताक्षरा क्या है? एक ब्रीफ कंपेंडियम है। ठीक है, मिताक्षरा एक ब्रीफ कंपेंडियम है और मिताक्षरा इज द कमेंट्री बाय द विजनेश्वरा, और इसको विजनेश्वरा के द्वारा जो है वो दिया गया था, लिखा गया था। एंड आपका दया भागा जो है वो रिटन बाय जुम्मत वाहन है। ठीक है, अब मिताक्षरा बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज अ प्रिंसिपल ऑफ द, यहां पर बोला कि वंशानुक्रम की आधार भविष्यवाणी का सिद्धांत, अर्थात रक्त संबंध में निकटता। रक्त संबंध में निकट व्यक्ति संपत्ति के लिए जो है वो सफल होगा, लेकिन महिलाओं को बाहर जो है वो रखा गया था। और आत्मिक, यहां से बोला कि द पर्सन नियरर ऑफ ब्लड रिलेशन, की मिताक्षरा में जो नियरर ऑफ ब्लड रिलेशनशिप है वो आपका इस मिताक्षरा स्कूल में जो है वो आता है। ठीक है, कि वो जो है वो नियरेस्ट ब्लड रिलेशन जो है वो आपका प्रॉपर्टी ले सकता है। ठीक है, जो भी संपत्ति है वो ले सकता है नियरेस्ट टू ब्लड रिलेशन, बट यहाँ पर फीमेल को एक्सक्लूड कर दिया गया था। एंड एग्नेट वर्ड प्रेफर्ड ओवर द कॉग्नेट। ठीक है, कि जो एग्नेट थे, हिंदी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एग्नेट और कॉग्नेट में। ठीक है, एग्नेट में आते हैं आपके फादर की साइड और कॉग्नेट में आते हैं आपकी मदर की साइड। ठीक है, और दया भागा में बोला है इट रिजेक्ट द प्रेफरेंस ऑफ एग्नेट ओवर द कॉग्नेट एंड द बेसिस ऑफ सक्सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, एफिशिएंसी एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट। यहां पर बोला कि यह आत्मीय ठीक है, यहां पर ना हिंदी में एग्नेट और कॉग्नेट याद रख लेना, यहाँ हिंदी थोड़ी सी अजीब ही है। ठीक है, एग्नेट कॉग्नेट जो है याद रख लेना। ठीक है, इसमें बोला था कि यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती थी एग्नेट को ओवर द कॉग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, की जो सक्सेशन, जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी मिलेगी, सक्सेशन होगा, उत्तराधिकार होंगे, वो धार्मिक प्रभावकारिता और आध्यात्मिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। However, confer more spiritual benefit on the deceased's prefer, कि यहाँ पर बोला कि however यदि हम बात करें confer more spiritual benefit on the deceased's prefer, और ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है। ठीक है, यहां से याद रखना, मिताक्षरा और दया भागा, sons, grandson and great grandson have the right over the property from the birth, कि जो सन है, ग्रेट ग्रैंडसन है एंड ग्रेट ग्रैंडसन है, उनको राइट मिल जाएगा प्रॉपर्टी का जब से जन्म होगा, यानी कि जैसे ही जन्म होता है उसी दौरान जो है वो
प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है मिताक्षरा स्कूल में। सन के पास राइट होता है कि वो पार्टीशन कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, भी जो है वो पार्टीशन के लिए बोल सकता है। लेकिन दया भागा में कोई राइट नहीं है, जब तक फादर जिंदा है तब तक बच्चों का उस प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं। नो सच राइट टू सन, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन until the father is alive, or he is a master of property and can dispose it or at his pleasure। ठीक है, और नो कोई भी राइट नहीं है पार्टीशन का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। ठीक है, कि बेटे पोते और पोतों के को ऐसे अधिकार नहीं है पिता के जीवित रहते तक, मतलब कि जब तक फादर जिंदा है तब तक उनको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं है। और नो राइट टू पार्टीशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, कि पिता के जीवन काल के दौरान जो है वो विभाजन का कोई अधिकार जो है वो नहीं है। ठीक है, यहां से यही याद रखना कि मिताक्षरा में जो है वो राइट आपका फ्रॉम बर्थ हो जाता है, और दया भागा में जो है वो जब तक फादर जिंदा है तब तक आपको प्रॉपर्टी का राइट जो है वो नहीं मिलता। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप, ठीक है, सर्वाइविंग कपासनर, सर्वाइवरशिप का मतलब कि जो उत्तरजीविता का सिद्धांत, कि जीवित रहना। कपासनर किसके मामले में जो है वो हिस्सा लेता है, और कपासनर की डेथ ऑफ कपासनर, कि कपासनरशिप होता है ना कि 7 जैसे कि ठीक है 7 पीढ़ियों तक आपकी कपासनरी चलती। लेकिन यहां पर आपका इफ द कपासनर डाइज, यदि किसी कपासनर की मृत्यु होगी और उसका कोई चाइल्ड नहीं था, तो विडो के पास राइट आ जाता है किसका, कि वो सक्सीड कर सकते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, अनफोर्स कर सकते हैं पार्टीशन ऑन हर अकाउंट। ठीक है, अब है आपका, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। मेन जो याद रखने वाला है वो यही है कि मिताक्षरा में जो है वो सन, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन को राइट मिल जाता है ओवर प्रॉपर्टी फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, जब से जन्म लेंगे उसी टाइम से जो है वो प्रॉपर्टी का राइट मिल जाएगा। सन हैज राइट टू पार्टीशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। और आपका दूसरा है नो राइट टू द सन, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन अंटिल द फादर इज अलाइव। He is a master of a property and can dispose it at his pleasure. No right to partition during the lifetime of father। ठीक है, अब है आपका जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन में क्या कुछ आता है, अंडर द ब्रिटिश रीजन द कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट बाय अप्लाइंग द स्मृति लॉ, कि जब ब्रिटिश का शासन था, कि पहले ब्रिटिश शासन था उस टाइम, तो उसके तहत अदालतों ने टिप्पणियां और मतलब उस टाइम जो है वो अदालतों के द्वारा डिसीजन दिए जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाता था स्मृति लॉ को। फ्रॉम द कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड ऑल्सो एडिंग देयर ऑन इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, और इसके अलावा ये अपनी भी इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग लॉ को जो है वो क्या करते थे, ऐड करते थे। इन फ्यूचर इफ द सिमिलर डिस्प्यूट, बोला कि इन फ्यूचर भी क्या होता था, यदि जैसे एक बार डिसीजन दे दिया गया और यदि इन फ्यूचर भी क्या हुआ, कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो जुडिशियल डिसीजन को एज इट इज जो है वो यूज किया जाता था। उसी डिस्प्यूट, उसी तरह से सिमिलर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो है वो आपका क्या किया जाता था, कि सॉल्व करने के लिए जो है वो जुडिशियल डिसीजन का उपयोग किया जाता था, एज इट इज, एज अ प्रेसिडेंट की तरह जो है वो यूज किया। जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑल्सो गेट दिस सम स्टैंडिंग एज लॉ with time along with the religious texts like श्रुति एंड स्मृति। इसलिए श्रुतियों और स्मृतियों जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ जो है वो न्यायिक मिसालों, जो आपकी जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी समय के साथ जो है वो कानून के समान जो है वो स्थान मिला है। दूसरा है आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो सब जानते हैं, है ना, 3 ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेशन क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। तो बोले डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट डाइवर्स प्रैक्टिस एंड दैट क्रिएटेड कंफ्यूजन व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज। यहाँ पर बोला कि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग विविध प्रथाएं थी, और जब ये वाला कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे, भ्रम पैदा हो रहे थे, तो बहुत ज्यादा, मतलब देखो अब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए ना जो कि थोड़ी सी टफ हो, तो क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट देखती है, हमारी स्टेट देखती है, और यदि मुद्दा स्टेट का है तो स्टेट में लॉ बना सकती है, अपना पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो वैसे ही जो है वो अलग अलग डिफरेंट डाइवर्स प्रैक्टिस जो हो रही हैं उनको देखते हुए जो है था, बहुत जरूरी था कि लॉ बनाया जाए। लेजिस्लेशन वाज द इजीएस्ट वे। लेजिस्लेशन आपका
बहुत ही इजी आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है कि कानून को बनाया जाए, मेकिंग द यूनिफॉर्म लॉ यूनिफॉर्म। Legislation are concrete, easily accessible or ascertainable and have authority। यहाँ पर बोला ठोस कानून आसानी से सुलभ और पता लगाने योग्य और अधिकार वाले होते हैं। और but the earlier legislation were made carefully so that they do not go against the established the rule of Hindu law। लेकिन पहले से जो है वो कानून सावधानी बनाए गए, ठीक है, कि यहाँ पर सिंपल समझना है कि लेजिस्लेशन जो है वो बनाया जाता है टाइम टू टाइम देखते हुए, जो है वो लेजिस्लेशन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हिंदू लॉ में भी जो है वो लेजिस्लेशन विधि विधायक मतलब कानून को बनाया गया है टाइम टाइम टू देखते हुए। सबसे पहले कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बनाया था 1850 में। इसका मेन पर्पस क्या था? प्रोटेक्ट करना राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एंड हु हैज कन्वर्टेड हिज रिलीजन और हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कास्ट और कम्युनिटी। कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपत्ति पर अधिकारों की रक्षा करना जिसने अपना धर्म जो है वो बदल दिया और जिसे जाति या समुदाय से जो है वो निष्कासित कर दिया गया। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 टू गिव द हिंदू विडो अ राइट टू रीमैरी। हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया। हिंदू विल्स एक्ट 1870, द हिंदू डिड नॉट have any law which allow them to make will and this filled the gap। हिंदुओं के पास ऐसा कोई कानून नहीं था जो कि उन्हें वसीयत बनाने की अनुमति देता था और इससे अंतर भर दिया। यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया 1872 और ये अलाउ करता है इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज और इंटरकास्ट मैरिजेस को। इसी तरह से लेजिस्लेशन में आते हैं आपके ढेर सारे कानून बनाने की पावर कि टाइम टू टाइम देखते हुए जो है वो लॉ बनाया जा सकता है। मॉडर्न लेजिस्लेशन में आता है, मॉडर्न टाइम में रिक्वायर होती है मॉडर्न सॉल्यूशन की। एज वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री और व्हाट इज अ बेटर सॉल्यूशन देन द लेजिस्लेशन। 1944 द हिंदू लॉ कमेटी was made under the chairmanship of सर बंगाल नरसिम्हा राव। ठीक है, कि जो बोला कि 1944 में सर बंगाल नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में एक हिंदू कानून समिति जो है वो बनाई गई थी। और कमेटी का मकसद क्या था, पर्पस क्या था कमेटी का, कि यूनिफॉर्म कोड बनाना, एक यूनिफॉर्म कोड बनाना जो कि हिंदू और ऑल हिंदूज अंडर मतलब जितने भी आपके हिंदू है या जितने भी आपके बाकी भी अदर लोग हैं उन सब के लिए हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल सा एक कोड बनाएंगे। ठीक है, हिंदू जितने भी हिंदू रिलीजन में जितने भी लोग आते हैं उन सभी के लिए जो है वो एक कोड जो है वो बनाया जाए। और ड्राफ्ट किया गया कोड 1948 को। बट हिंदू सेड नो, और बट हिंदुओं ने कहा नो, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा कि नई संहिता उनके पवित्र कानून में जो है वो हमला कर देगी। और जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को छोड़ने का जो है फैसला कर दिया कि सबसे पहले यूसीसी हम पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब बनाया जा रहा था एक ऐसा कोड बनाया जा रहा था जो कि सभी रिलीजन के लिए सेम। लेकिन बाद में हिंदूज ने या अदर रिलीजन वालों ने भी क्या कहा कि इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो अपना पवित्र कानून है उस पर जो है वो अटैक होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड कर दिया कि ड्रॉप कर दिया जाए इस आइडिया को। और अंबेडकर ने यह विचार छोड़ना, जो ये अपना आइडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी ने छोड़ दिया, डिसाइड कर दिया कि हमें ड्रॉप कर देना चाहिए आइडिया, ये उनको पसंद नहीं आया और उसके इसलिए ही उन्होंने इस विरोध में 1951 में इस्तीफा जो है वो दे दिया। ठीक है, और कोड वाज एनी वे लेटर इम्प्लीमेंटेड इन 4 आर्टिकल। ठीक है, 4 पार्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो कोड बनाए गए। ठीक है, और these act modernize the law applicable to the Hindu by ठीक है, retaining the fundamental freedom framework and by reforming the framework to the certain डिग्री वर नीडेड। ठीक है, यहाँ पर बोला इस अधिनियम ने मौलिक ढांचे को बनाए रखते हुए जहां आवश्यक हो वहां एक निश्चित डिग्री तक जो है वो ढांचे में सुधार करके हिंदुओं पर जो है वो लागू कानून का आधुनिकीकरण जो है वो किया। ठीक है,
अब है आते हैं आपके कस्टम, जो कि कस्टम 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 हमने कई बार पढ़ा है, जूरिस्प्रूडेंस में भी किया है। कस्टम होती है हमारी परंपराएं, जिसको बहुत सारे टाइम से जो है वो फॉलो किया जा रहा है। 10-20 साल का कस्टम नहीं होता, 50-100 साल का कस्टम होता है। ये कस्टम जो है वो, कस्टम को फोर्स ऑफ लॉ दे दी जाती है उस सिचुएशन को देखते हुए कि यदि कस्टम जो है वो आपका एंशिएंट है, पुराना है, रीजनेबल है और सर्टेन है, यूनिफॉर्म है और ऑब्लिगेटरी है, ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूसली है विदाउट इंटरप्शन, कि बिना किसी रुकावट के जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इमोरल भी नहीं है, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं है, और रिटन रूल और स्टैट्यू अनलेस until it is expressly saved by the statute or it should be कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली। ठीक है, यहाँ पर बोला कि जो आपका कस्टम, जैसे कि बहुत टाइम से जो हमने कोई रीति रिवाज फॉलो किया, जो कि बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है बिना किसी इंटरप्शन के, और वो रीजनेबल भी है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन, और ऑब्लिगेटरी है, यानी कि उसको यूनिफॉर्म है, ऑब्लिगेटरी है, तो उसको बाद में क्या बना दिया जाता है, कस्टम जो है वो बना दिया। बट कस्टम कैसा होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज, समानता, न्याय और अच्छे विवेक के नियम। नो लॉ कैन बी एग्जॉस्टिव और इक्विटी, कि कोई भी कानून जो है वो संपूर्ण नहीं हो सकता, और किसी भी कानून में की यथोचित व्याख्या का निर्माण जो है वो निर्माण के लिए इक्विटी, न्याय और अच्छे विवेक की आवश्यकता होती है। द कंसेप्ट ऑफ धर्म इंक्लूड न्याय। ठीक है, धर्म की अवधारणा जो है वो न्याय, न्याय और युक्ति, इक्विटी। ठीक है, और Yajnavalkya was of the opinion that the न्याय should prevail in the case of conflicting the rule, और नारदा also favored युक्ति in the administration of law। यहाँ पर बोला कि धर्म की अवधारणा में न्याय और युक्ति, और यज्ञवल्क्य का मत था कि नियमों के टकराव की स्थिति में जो है वो न्याय प्रबल होना चाहिए। नारद ने कानून की प्रशासन में युक्ति का सब जो है पक्ष लिया। रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज का क्या मीनिंग होता है, कि कभी कभी ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो कि कोई केस कोई ऐसा आ जाए जहां जो उस केस को सॉल्व करने के लिए कोई जो है वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो नहीं बनाया गया, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया हो, तब क्या किया जा सकता है कि जो जुडिशियल ऑफिसर है वो रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज अपनी बुद्धि विवेक के बल पर जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ओपिनियन दिया है कि जहां पर एब्सेंस हो किसकी, रूल ऑफ लॉ की, जहां पर एब्सेंस हो रूल ऑफ लॉ की, तो कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं on the principle of equity, justice, and good conscience. It is a common sense that mechanical application of law without equity, justice, and good conscience is bound to fail the whole purpose of law। और सामान्य ज्ञान है कि समानता, न्याय और अच्छे विवेक के बिना कानून का यांत्रिक अनुप्रयोग कानून के पूरे उद्देश्य को विफल बनाने के लिए करने के लिए बाध्य है। यहां तक बताना सबको समझ आ गया, किसी को डाउट हो? सुखराम जी और रेखा जी, जदेव जी, हर्षा जी, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया है। अब हम करने जा रहे हैं प्रोविजन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे हु इज हिंदू, हिंदू कौन है अंडर द हिंदू लॉ। हिंदू हम किसको बोलते हैं कि ये पर्सन हिंदू है? तो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बोला है, एक पर्सन जिसको हम कंसिडर करते हैं हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ लॉ इफ ही हैज, ठीक है, कि कानून के उद्देश्य के लिए हिंदू जो है वो माना जाएगा यदि वो क्या है, यदि अ पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, एक ऐसा पर्सन जो कि हिंदू है बाय रिलीजन, ठीक है, कि हिंदू जो है वो अपने धर्म धर्म से क्या है, हिंदू है, और of its form or development which include a Virashiva, लिंगायत और follower of a ब्रह्मा, प्रार्थना और आर्य समाज, कि जिसमें वीराशिवा और लिंगायत और ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज का अनुयायी जो है वो शामिल है, कि एक व्यक्ति जो कि किसी रूप में, ठीक है, कि हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, अ पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, ठीक है, कि जो बाय रिलीजन हिंदू है। जैसे मेरे पेरेंट्स हिंदू हैं तो मैं हिंदू हूँ, और जिसमें आपका इंक्लूड होता है कि भगवान शिव जी को, वीराशिवा लिंगायत कौन लोग होते हैं, जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं,
और फॉलोअर हो कुछ ब्रह्मा समाज के, प्रार्थना समाज के और आर्य समाज के, उसको भी हम हिंदू कंसिडर करते हैं। अ पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। बुद्ध, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और सिख धर्म को मानने वाला व्यक्ति भारत के संविधान में भी उल्लेखित आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है, कि यहाँ पर बोला अ पर्सन जो कि प्रोफेस करता हूं हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन को, उसको भी हम हिंदू जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अ पर्सन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, और ये तो हमने समझ लिया कि हिंदू होना चाहिए और हिंदू धर्म से बिलोंग करता होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए, जैन होना चाहिए, सिख होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए। और फिर बोला कि अ पर्सन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, जो कि क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जुई नहीं है बाय रिलीजन, और will be governed by the Hindu unless it is provided the such person. Such person will not be governed by the Hindu law. ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ईसाई, मुस्लिम, पारसी, इस क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और जू नहीं है, उसके अलावा बाकी सभी लोग जो है वो हिंदू होंगे, मतलब इन धर्मों से नहीं होना चाहिए। और एनी चाइल्ड जो कि लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, जिसके बोथ पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, उसको हम हिंदू कंसिडर करेंगे। एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में परिवर्तित है। एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, ठीक है। अब है आपका एक केस, ठीक है, ये केस इस सिचुएशन पर आधारित है। हमने समझा कि जिसके बोथ पेरेंट्स क्या है, हिंदू हैं, ठीक है, बोथ पेरेंट्स जो है वो हिंदू हैं, वो बच्चा क्या होगा, हिंदू होगा। अब एक सिचुएशन तब आती है जब एक, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसका एक पेरेंट्स हिंदू है और दूसरा जो है वो नॉन हिंदू है। तब उस सिचुएशन में वो बच्चा, वो चाइल्ड जो है वो क्या हिंदू होगा या किसी अदर रिलीजन का होगा, ठीक है। तो ये केस था पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का, 1971 का केस है। पेरुमल एक हिंदू मैन था और अन्ना पाजम जो है वो एक क्या थी, क्रिश्चियन लेडी थी। इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, एज पर हिंदू सरमनी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने शादी कर ली। और एंड राइट दे आल्सो एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, और इसके अलावा भी उन्होंने एक समझौते में एंटर किया कि अब से जो है वो मिताक्षरा कानून के द्वारा जो है वो शासित होंगे। और उसके बाद जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, क्रिश्चियन और हिंदू जो हस्बैंड वाइफ थे, वो अलग अलग रहना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उनका एक बेटा हुआ पुन्नुस्वामी, ठीक है, कि पुन्नुस्वामी और उसकी मदर जो थी वो अलग रहने लग पड़ी और पेरुमल जो है वो अलग रहने लगा। अब पुन्नुस्वामी ने बाद में जो है वो, जब वो बड़ा हुआ तो उसने प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल करा अपने फादर पेरुमल से, ठीक है। लेकिन पेरुमल ने कंटेंडेंट दिया आगे, अपना ये तर्क दिया कि दैट मैरिज वाज, ठीक है, कि जो मेरी मैरिज हुई थी वो क्रिश्चियन थी, जो मेरी वाइफ है वो क्रिश्चियन थी, और इसलिए ये इलीगल है मैरिज, ठीक है, कि जो मेरी मैरिज हुई थी अन्ना पाजम के साथ, वो शादी क्या है, अवैध है। और शी वॉज क्रिश्चियन एंड पुन्नुस्वामी विच वॉज ब्रॉट अप बाय द चेंट क्लेम और ज्वाइंट फैमिली राइट, ठीक है। और ये बोला कि उन्होंने कहा कि ये जो हमने हमारी शादी हुई थी ये क्या थी, इलीगल थी, क्योंकि और क्रिश्चियन और हिंदू की जो है वो इलीगल थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी मैरिज हुई थी, ठीक है, जो मैरिज हुई थी वो आपकी इलीगल नहीं थी, ठीक है, इलीगल नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सॉरी अन्ना पाजम और पन्नुस्वामी है, वो दोनों ही क्या है, हिंदू है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने शादी करी थी उसके बाद उन्होंने कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, एज अ हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अन्ना पाजम जो है वो अलग होने के बाद भी हिंदू रूप में रहे थे, और पुन्नुस्वामी को भी उन्होंने उनका लालन पोषण ब्रॉटअप जो किया था वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो किया था। Supreme Court held that intention to become a Hindu, further conduct shall be proof of the conversion of Hinduism. No formal ceremony are necessaries for the conversion. सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हिंदू बनाने का इरादा और आगे आचरण हिंदू धर्म में रूपांतरण का परिणाम होगा, और धर्मांतरण के लिए जो है वो कोई औपचारिक समारोह आवश्यक नहीं है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल सेरेमनीज करो, वही नेसेसरी है कन्वर्जन के लिए, ऑटोमेटिक भी कन्वर्जन हो जाता है। देखो कि इसकी शादी हुई, उसके बाद उसने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में डिफरेंस बताया ऑफ रिलीजन बिटवीन एज अ स्पाउस इन द इंडियन पेट्रियार्कल सेटअप यूजली द फादर रिलीजन इज अपेंडेड टू द चाइल्ड। यहाँ पर बोला कि यदि भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पति पत्नी के बीच में धर्म का अंतर है तो यह आमतौर पर पिता का धर्म बच्चों के साथ जुड़ा होता है। हालांकि ये कानून में आवश्यकता नहीं है कि केवल प्रथागत अभ्यास है जो कि अनिवार्य नहीं है। यदि किसी बच्चे के माता पिता से भी किसी केवल एक हिंदू है तो उसके धर्म के मतलब जिस भी धर्म के आधार पर जो है उसका पालन पोषण हो रहा है, उसके उस जिस भी तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग की जा रही है, पालन पोषण की जा रहा है, उस रिलीजन को हम उस बच्चे का रिलीजन मानते हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि जब भी पेरेंट्स का जो है वो रिलीजन अलग अलग होता है तो फादर के रिलीजन के जैसे होता है ना कि फादर का नाम चलता है, तो जब जब जो है वो किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो फादर का रिलीजन होता है वही रिलीजन होता है। लेकिन ऐसा लॉ में रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि यदि फादर का रिलीजन ही जो है वो बच्चे का रिलीजन होगा। जिस भी तरीके से जिस भी रिलीजन के जो है वो रिलीजन से उस बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, हो सकता है कि मदर उनकी मुस्लिम थी और फादर उनके क्या थे, हिंदू थे, लेकिन जब से शादी हुई है तो उनकी मदर ने भी उनको इस तरीके से पाला है कि वो हिंदू धर्म से, ठीक है, तो उस बच्चे का धर्म भी क्या होगा, हिंदू होगा, जिस भी धर्म के अकॉर्डिंग उनका पालन पोषण जो है वो किया गया। और इफ ही इज brought up as a member of only his mother Hindu mother tribes or a community, and then notwithstanding that that his father was a non-Hindu, or he will carry his mother religion and Hindu law can be applied to him। ठीक है, यदि वह जो है वो अपनी हिंदू माँ की जनजाति या समुदाय के सदस्य के रूप में लाया जाता है तो इसके बावजूद उसके पिता एक गैर हिंदू थे और अपनी माँ के धर्म को वो निभाएगा, मतलब जिस भी तरीके से उस बच्चे का पालन पोषण जिस भी धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कि संजय गांधी सन ऑफ फारसी फादर, a Hindu mother was a Hindu at the time of death as he was brought up the member of a mother Indira Gandhi community। ठीक है, अब है आपकी मैरिज अंडर हिंदू लॉ। इसमें हम जो है वो 8 टाइप ऑफ मैरिज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और मैरिज क्या है हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जो मैरिज है वो 16 संस्कारों में से एक है। ठीक है, सबको पता है ना 16 संस्कार होते हैं, कोई धर्म को थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत विश्वास रखता है तो सबने कथा वगैरह में सुना होगा। यदि सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो यहाँ सुन लो। ठीक है, कि मैरिज इन हिंदुइज्म इज वन ऑफ द 16 सेक्रामेंट संस्कार की 16 संस्कारों में से एक है। इट इज एन इनडिसोलेबल बाउंड विच गोज टू ईच वर्थ। ठीक है, कि ये क्या है, अघुलनीशील बंधन है जो कि प्रत्येक जन्म में जो है वो चलता है। नो कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स बिफोर द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी से जो है वो पहले तलाक की कोई अवधारणा जो है नहीं थी। प्राइमरी लेजिस्लेशन फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, कि हिंदू विवाह हिंदू अधिनियम के लिए प्राथमिक कानून। 8 टाइप ऑफ मैरिजेस हैं, 4 अप्रूव हैं और 4 जो है वो डिसप्रूव है। सबसे पहले है आपकी ब्रह्मा मैरिज। ठीक है, व्हेन बॉय वाज कंप्लीटली जो स्टूडेंटहुड होता है, ब्रह्मचर्य जीवन जो है होता है उसका वो कंप्लीट कर लेता है, ब्रह्मचर्य का वो जो पूरा कर लेता है तो वेदों का ज्ञान जो है वो वेदों के ज्ञान के आधार पर उसका जो है विवाह एक लड़की के साथ जो है वो कर दिया जाता है। और देवा डॉटर गिवन इन अ ल्यू ऑफ द दक्षिणा। यहाँ पर दूसरा मैरिज बताया। सबसे पहले ब्रह्मा जो कि बहुत अच्छी मैरिज होती है। ठीक है, इसको अच्छी मैरिज क्यों कहा जाता है कि एक लड़की मतलब एक लड़का जब वो अपना वेदों का ज्ञान ले लेता है, ब्रह्मचर्य जीवन जो है वो पूरा कर लेता है तो उसको उस ज्ञान के आधार पर जो है वो उसकी मैरिज कर दी जाती है एक लड़की के साथ। लड़की का पिता और इस बेस पर जो है वो लड़की को उसे दे देता है, उससे शादी करवा देता है कि उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, आजकल के टाइम में क्या होता है
पैसा देखा जाता है, जॉब्स देखी जाती है, गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत बढ़िया है ना। और देवा, दूसरा है देवा, ये डॉटर गिवन इन अ lieu of dakshina if she get over the age of the marriage and does not get the husband, कि बेटी को दक्षिणा के बदले में जो है वो दिया जाता है, और यदि शादी की उम्र से अधिक हो जाती है, यदि वो जो है वो शादी से उम्र ये मतलब उसकी एज जो है वो ज्यादा होगी, जैसे है ना कि शादी की एज से ज्यादा उसकी एज हो गई, तो उसे जब पति नहीं मिलता तो उसे दक्षिणा के रूप में जो है वो दे दिया जाता है, इसे देवा मैरिज कहते हैं। अशरा मैरिज में है ग्रूम सेस, यानी कि दुल्हा जो है वो ऋषि लड़की के पिता को एक बैल या गाय भेंट करता है, वो इसलिए करता है कि दुल्हे में विशेष गुण नहीं है, और इसे एक महान विवाह जो है वो नहीं माना जाता है, क्योंकि लेन देन जो है वो आजकल यदि हम बात करें ना दहेज प्रथा वगैरह, यहाँ पर लोग बहुत करते हैं, मतलब बहुत आपस में आप आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन ये फॉर्म ऑफ जो लेन देन वाली मैरिज होती थी तो उस टाइम भी सही नहीं मानी जाती थी, क्योंकि महान विवाह जो है वो है मौद्रिक लेन देन जो है वो शामिल नहीं होता। और है आपकी प्रजापत्य, प्रजापत्य द फादर ऑफ ब्राइड्स गोज लुकिंग फॉर द ग्रूम एंड नॉट टू द अदर वे अराउंड, कि दुल्हन का पिता जो है वो दुल्हे की तलाश में जाता है और न कि दूसरे रास्ते से। ठीक है, और 4 अनअप्रूव्ड मैरिज हैं जिनको ठीक नहीं समझा जाता है, अनअप्रूव्ड मैरिज है। सबसे पहले गंधर्वा मैरिज, जो कि आजकल के टाइम में लव मैरिज होती है विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, वैसा नहीं कि लव मैरिज कर रहे हैं लेकिन कंसेंट ऑफ फादर मदर के साथ कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स की कंसेंट के साथ कर रहे हैं, तो वो आपकी गंधर्वा मैरिज नहीं होती। ऐसी मैरिज जो कि भाग के करी जाती है विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स जो है वो करी जाती है, उसे हम गंधर्वा मैरिज कहते हैं। असुरा, असुरा में ग्रूम इज नॉट एट ऑल कंपेटेबल विद द bride, but the father of a bride like wealth and groom is happy to give him that। ठीक है, यहाँ पर बोला दुल्हा दुल्हन के साथ बिल्कुल भी असंगत है। ठीक है, कहते हैं ना कि कि यहाँ पर जो ग्रूम है वो ब्राइड के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, लेकिन लड़की का फादर जो है वो इस बेस पर उसकी शादी करवा देता है कि उसके पास बहुत धन है, लड़के के पिता के पास बहुत ज्यादा धन है। ठीक है, और लड़के उस लड़की की शादी उस धन को देखते हुए, वेल्थ को देखते हुए कर दी जाती है। दूसरा है राक्षसा मैरिज, ग्रूम वटल विल वटल द वाइफ ब्राइड फैमिली। ठीक है, दुल्हा जो है वो दुल्हन से के परिवार से लड़ेगा और दुल्हन को ले जाएगा और उसे शादी से के लिए मना लेगा। पिशाचा मैरिज में इसको सबसे खराब तरह की मैरिज बोला जाता है। यहाँ पर दुल्हा जो है वो दुल्हन से जबरदस्ती शादी करता है और इसके लिए पैसे या कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, यहां तक बताएंगे, कंप्लीट समझ में आ गया है। कंडीशन ऑफ मैरिज कल करें, फिर हम कल कंडीशन ऑफ मैरिज करेंगे, स्पिंडा रिलेशनशिप, रूल्स ऑफ स्पिंडा क्या है, आपकी सेरेमनीज क्या है। इजी है, जल्दी हो जाएगा। फिजिक्स में हम केस लॉस भी करेंगे। ठीक है, ग्राउंड्स अवेलेबल टू द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अडल्ट्री, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस करेंगे। ठीक है, हिंदू लॉ से कुछ सवाल पूछूं मैं आपको? चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी कल करते हैं, और इसके अलावा बता देंगे कि समझ आ गया। सुखराम जी बताएंगे। बहुमुआ, ये कैसा नाम है आपका? ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बहुमुआ, रियल नाम भी यही है? चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और बाकी कल। मैंने नहीं पूछे, मैंने बोला कल ही पूछूंगी।
ठीक है। क्वेश्चन केस अभी करवाए नहीं ना आपको, कल करवाऊंगी ये आपके केसेस कौन कौन से हैं। जैसे बिपिन चंद्रा सिंह भाई केस, ये इंपॉर्टेंट है। नारायण दस्ताने, गणेश दस्ताने वर्सेस सच्चिदानंद दस्ताने। अडल्ट्री का एक केस है, जोशप शाइन वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2018 का मामला है। ठीक है, ये कल करेंगे। आ, मेरा नाम ना भूमिका है। कितना अच्छा नाम है। क्यों भूमिका क्यों नहीं लिखा? मेरा तो बड़ा फेवरेट नाम था बचपन में ये भूमिका। एक लड़की आती थी, उसके गोल गोल चेहरा था उसका, बड़ा प्यारा सा, उसका नाम होता था भूमिका। ठीक है, चलो मजाक कर रही हूँ। ठीक है, चलो अच्छा हुआ, कल से आपको भूमिका ही बुलाया जाएगा। थैंक यू।